Hello students, welcome to the next lecture on the linear programming problem. Today I will explain you how you can solve the LPP by using the Big M method. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं? We have learned the concept of the simplex methods and in which our target is to find the optimal solutions. और कैसे find करते थे हम? We will complete the simplex table through the elementary row operation. Fine. तो आपको ये लेक्चर पहले से देख लीजिए which is available at my YouTube channel Dr. Harish Garg और playlist optimization techniques in Hindi. You can see the simplex method artificial variable two-phase method already available at my playlist. Now व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेस लेक्चर्स। सो आज हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इन सब प्रॉब्लम्स पे जिसमें कुछ कांस्टेंट्स ग्रेटर देन के हैं, कुछ लेस देन के हैं। इसमें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही गिवन नहीं है, फाइन। और इसमें दोनों इक्वालिटी है, इसमें एक लेस देन है और एक इक्वालिटी है। हाउ वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ द बिग एम मेथड। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंप्लेक्स मेथड विच आर डिवाइड इन द टू कैटेगरी। पहली वो कैटेगरी जिसमें सारे लेस देन साइन हो। क्या इन एग्जाम्पल में कोई ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें सारे लेस देन साइन के हो? कोई भी नहीं है। तो अगर आपके पास सारे इनक्वालिटीज लेस देन साइन के हैं देन यू कैन ओनली अप्लाई द सिंप्लेक्स मेथड। और अगर कोई एक कांस्टेंट भी आपका ग्रेटर देन और इक्वालिटी का हो देन यू कैन यूज ईदर एज ए टू फेस मेथड और ए बिगर मेथड। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखो तो कम से कम एक कांस्टेंट मिल गया ना आपको ग्रेटर देन का। तो ये एग्जाम्पल आप टू फेस से भी सॉल्व कर सकते हो, बिग एम से भी। यहाँ पे भी आपको टू फेस और बिग एम बोथ अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे भी टू फेस एंड बिग एम एंड यहाँ पे भी टू फेस एंड बिग एम। सो टू फेस मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट लेक्चर। तो आज हम करने जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को बिग एम के साथ, फाइन। सो हाउ वी कैन हैंडल द बिग एम। सबसे पहले जब भी कांस्टेंट्स आपका ग्रेटर देन का हो देन while writing into the standard form you can write as minus s plus a। अगर अकेला इक्वालिटी का है देन ओनली यू कैन राइट एज ए आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, और अगर लेस देन का है देन यू कैन ओनली ऐड एज द स्लैक वेरिएबल si। ऑन द अदर हैंड अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है देन यू कैन ऐड एज ए माइनस ऑफ m आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, और मिनिमाइजेशन का है तो प्लस m आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए कांस्टेंट ग्रेटर देन का है तो इसको क्या करोगे आप माइनस एस प्लस ए का रिप्लेस कर दोगे। यहाँ लेस देन का ही है ओनली एस लगाओगे और थर्ड में भी ओनली एस लगेगा। तो कितने आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने यूज करे? ओनली a1। सिंस माय प्रॉब्लम इज द मैक्सिमाइजेशन तो वी कैन यूज एस माइनस एम a1। अगर एक से ज्यादा आर्टिफिशियल यूज करोगे देन यू कैन राइट एस माइनस एम a2 एंड सो, फाइन। ये तो हो गई आपकी मैक्सिमाइजेशन। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होगी देन इंस्टेड ऑफ माइनस यू कैन ऐड देम। बट मेरी एडवाइस हमेशा यही है जब भी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का आए उसको कन्वर्ट कर लो बाय टू द मैक्सिमाइजेशंस बाय यूजिंग मल्टीप्लाई द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद द माइनस 1। इससे क्या फायदा होगा? इससे सारी कैलकुलेशन जो आपकी एक ही रूल से चलती जाएगी। क्लियर? चलिए, फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द आर्टिफिशियल वेरिएबल यू मस्ट वॉच अबाउट माई दिस लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिग एम के साथ और टू फेस के साथ। क्या यहाँ पे सबसे पहले चेक करो क्या बिग एम मेथड एप्लीकेबल होगा? बिग एम और टू फेस कब एप्लीकेबल होगा? जब कम से कम एक कांस्टेंट्स आपका ग्रेटर देन का हो और इक्वालिटी का हो। यहाँ पे आपको पहला कांस्टेंट्स ग्रेटर देन का मिल गया, सो यू कैन राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म माइनस s1 a1 एंड सो। क्लियर? अब कितने वेरिएबल्स हैं आपके पास? दिस 6 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल को ड्रॉ कर लो आप। तो आप सारी वैल्यू फिल कर दो। पहला कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ द x1 2, कोएफिशिएंट ऑफ द x2 1, s1 -1, s2 0, s3 0 1, राइट हैंड साइड 2। सिमिलरली सेकंड कॉलम 1 3, s1 0, s2 1 0 0 3, s1 x1 0, x2 1, s1 0, s2 0, s1 0 4। यही आएगा। अब क्या इस टेबल में आपको कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है? हैव यू गॉट द एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स? ये मिल गई ना आपको आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का पहला कॉलम क्या होता है? 1 0 0। इसमें कौन सा कॉलम 1 0 0 है? दैट कॉलम, इसकी वैल्यू क्या है? a1। तो पहले नंबर पे a1 आ गया।
सेकेंड कॉलम क्या होता है 0 1 0, इसमें कौन सा कॉलम है S2, यू कैन राइट एज द S2. थर्ड कॉलम इज 0 0 1, which one is a 0 0 1 S3, you can write as S3. क्लियर. अब आपका टारगेट है जेड जे माइनस सी जे निकालना. सबसे पहले A1 की वैल्यू 0 कर दो, S2 एंड S3 वैल्यू 0 हमेशा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख दो x1 3, x2 -1, s1 0, s2 0, s3 0, इट्स माइनस m. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? A1 की वैल्यू कितनी है -m, s2 इज माई 0, s3 इज माई 0. क्लियर. अब मैं एक वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको. इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, -m इंटू 2 इसे -2m, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो +0 +0, ये वैल्यू आ गई आपकी, दैट इज कॉल्ड एज दी जेड जे. आपको क्या चाहिए माइनस सी जे, इसकी ऊपर वाली वैल्यू क्या है माइनस सी जे. तो कितना आंसर हो गया -2m -3. सिमिलरली सेकेंड वैल्यू -m 0 0 माइनस माइनस प्लस m 0 0, और यहाँ पे माइनस, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो माइनस नहीं करेंगे, दैट इज ओनली फॉर दी -2. क्लियर. अब आप जेड जे माइनस सी जे में देखो, बिकॉज प्रॉब्लम इज माई मैक्सिमाइजेशन. इनमें से पहले वो एलिमेंट्स ढूंढो जिसमें से जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0 है. और m की वैल्यू क्या है? m इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, इज अ वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर. फाइन. m इज अ वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर. तो आप m को 1000 मान लो अपने दिमाग में, m को आप 10,000 मान लो, और m को 1 लाख मान लो, चॉइस आपकी है. तो सबसे पहले नेगेटिव कौन कौन सी है? दीज टू आर नेगेटिव. और इसमें से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी होगी? मोस्ट नेगेटिव वैल्यू. तो अगर मैं m को 1 लाख ले रहा हूं तो दैट इज अ माइनस ऑफ 2 लाख 3, लेकिन ये तो आपका छोटा हो जाएगा. सो विच वन इज द मिनिमम? फाइन. ये आपके पास एंटरिंग वेरिएबल मिल गया. फाइन. जैसे ही आपको एंटरिंग वेरिएबल मिला तो आप रेशियो निकाल लो इस कॉलम की राइट हैंड साइड के साथ. फाइन. तो 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 3 डिवाइडेड बाई 1, और ये 0 है. ओनली रिमेंबर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के साथ आपको जीरो रेशियो निकालनी है. इन दोनों में मिनिमम क्या है? A1. फाइन. तो A1 की वैल्यू को आप रिमूव करके यहां पे आप x1 को लिख दो आप. ठीक है. अब इसको अब क्योंकि A1 खत्म हो गया है तो इस A1 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है आपको. क्लियर. तो x1 1 0 0, x2 s2 सेकेंड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी, s3 थर्ड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी, और इसकी वैल्यू आपके पास 0 ही आएगी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज इस वाली लाइन को 2 से डिवाइड कर दो. सो 1/2 -1/2, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप लिखना चाहते हो यू कैन राइट एज ए 1/2. फाइन. इसकी बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो गया देन देयर इज नो नीड. अब आपका टारगेट है इसकी वैल्यू को निकालना. तो दो मेथड बताए थे मैंने, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ये आपका R1 हो गया. बाकी सबको आप नाम दे लो R2 R3 और ये R4. आपका टारगेट है यहाँ 0 बनाना. तो ये 0 कैसे बनेगा विद रिस्पेक्ट टू R1? R3 इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूं. यहां 0 कैसे बनेगा? ये तो ऑलरेडी 0 है. फाइन. और R4 में 0 कैसे बनेगा? इसको अगर मैं 2m + 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं R1 को और ऐड कर दूं ऊपर तो ये 0 आ जाएगा. फाइन. दिस आर कॉल्ड एज दी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस. और अदरवाइज एक मैंने और भी शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी ना आपको बॉक्स वाले के साथ. फाइन. और वो आप यहां से मेरे सिंप्लेक्स मेथड में डिटेल से समझ सकते हो आप. तो मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूं. सो लाइक दिस वैल्यू. क्लियर. R3 - R1, तो कितना हो जाएगा 3 - 1/4, सॉरी, तो कितना हो जाएगा ये -5/2, सॉरी +5/2, 3 - 1/2. फाइन. तो इसी तरह से जब बाकी वैल्यूज निकालोगे ये सारी आ जाएंगी. आपको मैं ये निकाल के दिखा दे रहा हूं. बॉक्स वाली एलिमेंट से कर देते हैं. एक एलिमेंट ये है, 2 3 और 4, इन सबको क्रॉस करो मल्टीप्लाई. डिटर्मिनेंट m + 0 डिवाइडेड बाय 1, दैट नंबर इज माई m. फाइन. तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल लोगे बाय यूजिंग माय प्रीवियस लेक्चर्स.
चाहे तो आप टू फेस मेथड का लेक्चर सुन लो और चाहे सिंप्लेक्स मेथड का। अब नेगेटिव वैल्यू है इसमें, एक ये नेगेटिव वैल्यू है, यहां से फिर से एंटर करेंगे, रेशियो निकालो, ये तो नेगेटिव है इसकी रेशियो निकलेगी नहीं, ये पॉजिटिव है इसकी रेशियो कितनी आ गई 4, और ये 0 है इसकी रेशियो निकलेगी नहीं, तो कौन सा एक ही एलिमेंट बना, फाइन, और ये आपके पास हो गया पिवट एलिमेंट। इसको रिमूव कर दो x2 को, इसकी जगह पे s1 को एंटर कर दो और इसकी वैल्यूज लिख दो, x1 फर्स्ट कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी, s1 सेकंड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी, s3 थर्ड कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी। इस a2 की तो जरूरत ही नहीं है ना आपको, इसके ऊपर 0, फाइन, इस वाली लाइन को 1/2 से डिवाइड कर दो, तो 0 5 2 0 4, क्लियर। अब फिर से अगर ये आपका R1 है तो आपको बाकी जो निकालने R2 R3 R4, तो R2 में इसकी यहां 0 कैसे बनेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 3/2 से और ऐड कर देता हूं, तो ये आपके पास यहां 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहां -½ है, यहां प्लस है, तो R3 में क्या करूंगा मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूं और ऐड कर देता हूं, और R4 में 0 कैसे बनेगा, यहां तो ऑलरेडी 0 है, फाइन। तो आप अपनी कैलकुलेशन कर लो, जैसे कैलकुलेशन करोगे मैं इससे ऊपर वाली वैल्यू निकाल दे रहा हूं, तो 0 3 हाफ से मल्टीप्लाई करके 1 0 3, fine. Similarly, you can compute the other values. Now you can see that all these zj minus cj's are my greater than 0, therefore optimal solution reach. तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, x1 और x2, यही तो निकालने ना, x1 कितना आंसर है इसका 3, x2 यहाँ तो x2 लिखा नहीं हुआ, दैट इज माई 0, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द z कितना हो गया, दैट इज माई zj minus cj कॉलम में लास्ट वैल्यू, दैट इज माई 9. So 3, 0, 9 is the right answer of the problem. Okay, look at the next one. Solve the following system of the equations. अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही नहीं है, फाइन, तो आप अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन कर लो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ z 0x1 0x2, फाइन। और अब आप कहोगे सर मैक्सिमम ही क्यों करना है, मैं मिनिमम भी कर सकता हूं, यस यू कैन डू, you can write as minimizations 0x1 0x2, चॉइस आपकी है, फाइन। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्वालिटी है तो आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करोगे ओनली a1, सेकंड इज 2x1 प्लस x2 प्लस a2 इज इक्वल टू 5, फाइन। और आप ऑब्जेक्टिव फंक्शंस 0x1 0x2 और मैं बिग एम लगा रहा हूं तो -m(a1), 2 है ना आपके पास। अगर आप मिनिमाइजेशन करोगे तो यहाँ पे +m1 प्लस m8 आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको सजेशन दिया है कि हमेशा मिनिमाइजेशन को चेंज कर लो मैक्सिमाइजेशन में ऑलवेज, क्लियर। कितने वेरिएबल्स हो गए आपके पास, 4 वेरिएबल्स, तो यू कैन राइट दी 4 वेरिएबल्स x1 2 एंड सो ऑन। कौन आइडेंटिटी बना रहा है इसमें, a1 एंड a2, तो पहला कॉलम a1 सेकंड a2, वैल्यू लिख दो यहाँ पे 0 0 -m -m, तो वैल्यू निकालो, ये -m है, a2 -m, करो मल्टीप्लाई -3m, सेकंड वैल्यू -2m, और माइनस अपर वैल्यू कितना आ गया -5m, नेक्स्ट वैल्यू -2m -m 3m, दैट इज 0 0 -5m -3m -8m, क्लियर। अब आपके पास m की वैल्यू क्या है, m इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी हुई आपके पास -5m, बिकॉज अगर आपने m की वैल्यू को 100 भी ले लिया तो ये क्या क्या नंबर बन जाएंगे, -500 -300, तो मोस्ट नेगेटिव क्या है आपके पास -500, क्लियर। अब आप रेशियो निकाल दो, रेशियो फर्स्ट वन विल बी 5/3 और सेकंड वन विल बी 3/2, किसका आंसर मिनिमम आएगा, दैट पॉइंट इज 1.5 और ये 1.7, तो a2 इज माई लिविंग वेरिएबल एंड 2 इज माई, दोनों का यही आएगा ना पॉइंट, तो 2 इज माई पिवट एलिमेंट। इस a2 को रिमूव करके x1 वहां पे एंटर कर दिया, फाइन। अब इसकी वैल्यू लिख दो, तो a2 की जरूरत नहीं है, इसको स्किप कर दो, a1 1 0 x1 1 0, और इनके ऊपर तो आपके पास 0 ही आना है। इस लाइन को 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 3/2,
ठीक है, आप चाहे निकालना चाहो लिख सकते हो बच्चों, पर मैं कह रहा हूं इसको रिमूव भी कर सकते हो क्योंकि A2 आपका रिमूव हो गया। अब बाकी वैल्यू निकाल दो। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहते हो R1, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, तो क्या लगेगा, पहले R2 के साथ से लगाओ, यहाँ आपको 0 चाहिए तो इस वाली लाइन को मैं 5m से मल्टीप्लाई करूं और ऊपर ऐड कर दो, और R3 में यहाँ पे 0 चाहिए, 3 है तो मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, मेक श्योर बच्चों यहाँ पीछे सेम होना चाहिए आपके पास। क्लियर, तो क्या 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 रिजल्ट आएंगे, और अदरवाइज बॉक्स से निकाल लो, चॉइस आपके पास है। तो ये आपका हो गया 1/2, 0 -3 इसकी जरूरत नहीं है आपके पास, 10 - 9 इस 1/2, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, -6 + 5 -m/2, फाइन, और ये लास्ट नंबर आपके पास हो जाएगा -16 + 15 -m/2। क्या सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई? नहीं, एक अभी भी नेगेटिव है, देन यू हैव टू पुट दिस एज ए एंटरिंग वेरिएबल। तो लिविंग वेरिएबल क्या हो जाएगा, अगर आप ये नहीं निकालना चाहते बच्चों, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, A2 आपका खत्म हो गया ना, तो इसको स्किप कर सकते हो कॉलम को, रेशियो निकालो 1 3, सो मिनिमम इज A2 A1 सॉरी, सो A1 वाले में बॉक्स कर दो, इसको रिमूव करके X2 आपने एंटर कर दिया, तो अब आप A1 भी मत निकालो अगली बार, फाइन। तो X1 पहले X2 1 0, X1 1 0, और इन दोनों की वैल्यू आपके पास क्या है 0, इसकी जरूरत नहीं है आपको निकालने की, फाइन। और देन उसके बाद क्या करना है, इस बॉक्स वाले से डिवाइड कर दो, हाफ से डिवाइड कर दो, 0 ये इसकी जरूरत नहीं है, दैट विल बी 1, तो सिर्फ आपको ये दो नंबर रह गए निकालने, आप फाइन, तो जैसे आप निकाल दोगे 1 1 और 0 आ जाएगा, क्लियर। और अदरवाइज आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, बट मैं फिर कह रहा हूं देयर इज नो नीड ऑफ दैट। Now you can see all the values are my positive, so therefore my current optimal solution is x1, कितना x1 का आंसर 1, x2 1, और maximum of z कितना है 0 is the right answer of the problem। आप अपना आंसर एग्जामिनेशन में कभी भी चेक कर सकते हो, जो भी आपका पास आंसर आएगा गिवन सिस्टम में फिल करो, आपका LHS एंड RHS सेम होना चाहिए। चलिए लुक एट दिस अनदर वन। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, फाइन। लेकिन जब भी आपको एलपीपी सॉल्व करनी है, आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है। तो अगर आपका x1 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो हम किसे कैसे सॉल्व करते थे, आप इसे, इस x1 को कैसे लिखा जाएगा, x1 प्राइम x1 डबल प्राइम, वेयर x1 prime x1 double prime must be greater than equal to 0। I can substitute the value of the x1 everywhere in the given LPP, fine, ठीक है जी, इसको मैंने LPP में चेंज कर दिया। अब आप इसको स्टैंडर्ड वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लगेगा A1 और इस सेकंड वाले में A2, फाइन। अब मैंने इसमें A1 क्यों नहीं लगाया, A1 भी तो लगना चाहिए, A1 इसलिए नहीं लगाया, अब आप इसमें अगर मैं इसकी मैट्रिक्स बनाऊं ना, तो देखो इसमें मेरे को x3 के ऑलरेडी कोरस्पोंडिंग आपको i मिल गया ना, ये ऑलरेडी i मिल गया हुआ है। अदरवाइज अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो A1 भी, चॉइस आपकी है, फाइन। तो ये आपके पास क्या हो गया x3, नहीं तो आपका काम है कैलकुलेशन को आसान करना, फाइन, क्लियर बच्चों, क्योंकि x1 x2 है और इसकी अपर वैल्यू निकाल दो, x1 की वैल्यू 3 है, इट्स -3, इट्स 2, इट्स 1, इट्स -m, इसकी वैल्यू तो 0 ही आनी चाहिए, फाइन। x1 x3 की वैल्यू -1 और +1 है और ये -m है, तो निकाल सकते हो कितनी आ गई 2 -3m -3, तो कितना हो गया -3m -1। अगली वैल्यू -2 + 3m -3, आंसर हो गया 3m -5। सिमिलरली आप नेक्स्ट टू वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। ये क्या हो गया -2 माइनस माइनस प्लस हो गया ना ये, ठीक है जी। अब इसमें से देख लो m की सबसे वैल्यू बड़ी क्या है, m को अपने दिमाग में 1000 ले लो, तो ये नंबर बड़ा आ जाएगा ना, -4m है, तो इसका मतलब आपने यहां से एंटर करा और मिनिमम रेशियो किसकी आ गई, इस 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 2 पॉइंट, सो विच वन इज द मिनिमम, A2 इज द सॉरी x2, ये आपका मिनिमम हो जाएगा,
तो इसका मतलब x3 को रिमूव करके x2 आप एंटर करते हो। ठीक है, जैसे आपने एंटर करा क्या होगा, इस वाली लाइन को x2 और a2 लिखोगे ना, तो x2 के नीचे 1,0, a2 के नीचे 0,1 और इस पूरी लाइन को 5 से डिवाइड, 2/5 माइनस 2/5 1/5 12 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो आपको अपनी कैलकुलेशन को आसान कैसे कर सकते हो। आपने क्या, ये आपने एक्स्ट्रा ऐड करा था ना, ये आपने एक्स्ट्रा ऐड करा था ना अपनी तरफ से। अब ध्यान से सुनिए, मान लो इसका आंसर 7 है फॉर एग्जाम्पल, तो x1 प्राइम का अगर आंसर 7 है, x1 डबल प्राइम का आंसर -7 होगा हमेशा। ठीक है, अगर ये 17 है तो ये -17 होगा, अगर ये -17 है तो ये +17 होगा हमेशा। क्लियर? क्योंकि ये आपका अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स थे, तो आप चाहे यहां भी देख सकते हो 2 3 -2 3। तो अगर मैं इन दोनों में से मैं, चलो पहले मैं आपको ये वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ कितनी आएगी। बॉक्स से निकाल लें, कितना आ जाएगा, 15 - 8 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया आपका 7/5। तो ये ऑटोमेटिकली निकल गई ना आपकी। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन सेव हो रही है आपकी। फाइन, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकाल लो, चाहे वैसे निकाल लो। यहां निकाल देते हैं बॉक्स से, 0 -4 डिवाइडेड बाय 5, लास्ट वैल्यू 55 माइनस 12 इंटू 4 इज 48 डिवाइडेड बाय बॉक्स एलिमेंट 7/5। तो आप देखो 7/5 -7/5 -4/5 7/5। अब यहां भी देखो जो ये वैल्यू आई है आपके पास, फाइन, ये उसका ऑपोजिट है। अब इसमें देखो m की कौन सी वैल्यू नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव m है, ये भी यही नंबर है आपके पास, दैट इज माय एंटरिंग वेरिएबल। लिविंग वेरिएबल क्या होगा, a2। ये मिनिमम रेशियो आ गई ना 1, ये तो 6 आएगा, ये 1 आएगा, तो a2 को आप रिमूव करके x1 प्राइम आप इसके अंदर एंटर कर दो। फाइन, तो x1 प्राइम के अंदर 1,0, x2 इज माई 10 और इस वाली लाइन को 7/5 से डिवाइड कर दिया। अब अगर देखो आपको ये वैल्यूज निकालनी है ना, अगर ये 0 0 1 है तो इसका ऑपोजिट ले लो, -0 -0। फाइन, इसका a2 तो निकालने की जरूरत ही नहीं है ना अब आपको, तो सिर्फ ये 4 नंबर रह गए निकालने। फाइन, तो यू कैन यूज द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। उसके लिए क्या करोगे, ये r1 हो गया, फाइन, ये zj माइनस सी r2 है और ये बाकी आपका r3 है। तो r3 को 0 कैसे बनाना है आपको, 7/5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, और r2 को कैसे बनाएंगे, ये -7m है ना, इसको +7m +11/5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। फाइन, तो आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशंस आप ये 4 नंबर निकालिए। और अगर आपको ये कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है ना, तो इसीलिए तो मैंने आपको वो बॉक्स वाला रूल बताया था। फाइन, तो उस वाले बॉक्स से आप ये निकाल दोगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आप देखो, अब ये आपका नेगेटिव है, इसका मतलब अभी ऑप्टिमल नहीं बना, इससे आपने एंटर करा, ये तो नेगेटिव है, इसकी रेशियो निकलेगी नहीं, सो द ओनली मिनिमम रेशियो इज माई, तो इस वाले को रिमूव करके x3 आपने एंटर कर दिया। फाइन, और जैसे ही टेबल को कंप्लीट करोगे, यू कैन चेक इट योरसेल्फ, आपका आंसर ही आ जाएगा। नाउ दिस द फाइनल ऑप्टिमल टेबल। तो आपके पास x1 प्राइम कितना आ गया, 8/3, x2 0, x3 14/3, और जो बाकी वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, x1 डबल प्राइम 0 और x2 इज ऑल्सो 0 एंड द वैल्यू ऑफ द z इज 47 डिवाइडेड बाय 3। बट आपका टारगेट क्या था, x1 को निकालना, तो x1 की वैल्यू क्या अज्यूम करी थी आपने अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के लिए, x1 प्राइम, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू फिल कर दो, यू विल गेट दी x1 इज 8/3, x2 इज 0, और ये अपना आंसर चेक कर सकते हो, इसमें फिल करो, चेक करो वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। अगेन द प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन। अगर मिनिमाइजेशन होगी तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे मैक्सिमाइजेशन में। तो इस वाले को कांस्टेंट को रिमूव करके एक s1 लगेगा, और सेकंड कांस्टेंट को रिमूव करके एक a1 लगेगा, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ओनली 1 -m a1। कितने वेरिएबल्स आ गए आपके, 5 वेरिएबल्स हो गए, तो यू कैन राइट द टेबल ऑफ द 5 वेरिएबल्स। फाइन, तो मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूं, x1 2 1 3 0 -m। क्या इसमें आइडेंटिटी मिला था ना आपको, ये तो s1 0 -
m, तो ये नंबर निकाल सकते हो 0 माइनस 2m अपर वैल्यू -2, 0 -3m -1, 0 -4m -3, ये तो दोनों जीरो ही आएंगे, इट्स -12m। तो अब आप कौन सा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है आपकी, m की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है -4m, तो यहां से आप एंटर करोगे और लिविंग वेरिएबल क्या होगा 5/2, 2.5 एंड 3, तो ये आपका लिविंग वेरिएबल बन गया। तो S1 को रिमूव करके X3 आप एंटर कर दो, ठीक है। तो आप पूरा टेबल को कंप्लीट करिए बाय ऑन, फाइन, एंड देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द टेबल। जैसे आपका टेबल कंप्लीट हो जाए यू कैन वेरीफाई दैट वेदर द फाइनल टेबल विल बी रीचिंग एट दिस पॉइंट और नॉट, फाइन। जैसे जहां से A2 खत्म हुआ वहीं पे छोड़ देना है आपको। तो ये आपका ऑप्टिमल हो गया। तो x1 की वैल्यू चाहिए आपको, x2 चाहिए, x3 चाहिए। इस फाइनल टेबल में x1 कितना है 3, x2 कितना है 2, x3 कितना है 0 और मैक्सिमम ऑफ z कितना आ गया आपका 8 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, फाइन। और ये अपना आंसर तीनों यहाँ पे फिल कर सकते हो, यू कैन चेक योर आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। मोर ओवर एक और बात बताता हूँ बच्चों आपको, अगर आपको लगता है कि आपका टेबल नंबर 2 गलत हो गया, मान लो, कैसे एग्जाम में चेक करोगे कि यहाँ तक आपकी एंट्री सही है कि गलत है, आप ये सिर्फ लास्ट वाला कॉलम देखो आप, फाइन। इस वाले लास्ट वाले कॉलम में x3 की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ इस वाले में 5/2, और A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और बाकी जो रह गए x1 0, x2 0, इस सबकी वैल्यू इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में फिल करो और चेक करो क्या आंसर आपका -2m प्लस 15/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपको करके दिखा देता हूं, 0 + 0 + 15/2 -2m, तो देखो -2m + 15/2। सिमिलरली आप इस स्टेप के लिए भी चेक कर सकते हो, इस स्टेप में क्या है x3 की वैल्यू आपकी 3/2 है, x2 की वैल्यू 2 है और बाकी सब 0, यहां फिल करोगे आपका आंसर 13/2 आना चाहिए। कभी भी आपको अपनी मिस्टेक ढूंढनी हो यू कैन पुट द वैल्यूज इन द गिवन LPP, fine। चलिए, so the final answer will be 3, 2 and 0, so maximum answer will be 8 is the right answer। चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, these 6 questions are exercise for you, make sure this is the unrestricted variables, fine। तो आप इसको सॉल्व करिए और वेरीफाई करिए whether these are the correct answers or not, fine। So we will see the next lecture on the unbounded solution of the LPP. Till then you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Thanks for the watching, happy learning always।